नमस्कार। इस सीरीज में अपना अगला जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे यहाँ पर। एक डिसीजन मेकिंग और दूसरा मोटिवेशन। ये दोनों ही चैप्टर्स साइकोलॉजी में बहुत डिटेल में डिस्कस हुए हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और बहुत डिटेल में इन पर बहुत सारी रिसर्चेस हैं, इनको कैसे असेसमेंट करना है और बहुत सारी थीरीज हैं जो डिफाइन कर रही हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेशन क्या और कैसे और क्या इस एरिया की न्यू रिसर्चेस हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो ओरिएंटेशन है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ आपको समझना है कि डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेशन आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। आपको डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन की क्या समझ होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा जो इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव है वो साइकोलॉजिकल कम और आपकी अपनी लाइफ में इसका क्या रोल होना चाहिए और क्या समझ आपके लिए होनी चाहिए। आप एग्रीकल्चरल डिग्री के जो फर्स्ट ईयर है आपका, अंडर ग्रेड का जो फर्स्ट ईयर है उस लेवल पर आपकी क्या समझ होनी चाहिए। तो यहाँ ज्यादा प्रैक्टिकल बातें होंगी रिलेटेड टू दीज 2 टॉपिक्स रादर द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी। तो डिसीजन मेकिंग आप जानते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेते रहते हैं, स्पेशली जब हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं तो हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या हमारे लिए सही होगा। और नोइंगली और अननोइंगली डेली हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग कैसे हम इफेक्टिव बनाएं उसके लिए थोड़ी सी और समझ होनी चाहिए। जैसे जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो 2 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक जहां पर आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं हैं, आपकी कुछ इंट्यूशन चाहिए कि आप क्या करना करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होएगा। तो वहां इंट्यूशन ज्यादा काम करती है। जैसे आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपके जो उस ऐसी सिचुएशन से संबंधित आपके अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं वो कैसे आपको मदद कर रही हैं कुछ डिसीजंस लेने के लिए। और डिसीजंस लेते टाइम आपकी अपनी जो लाइफ की पहली लर्निंग रही है वो इम्पोर्टेंट रहती है और आपको पहले कैसे डिसीजंस लेने पर कैसा फीडबैक मिलता रहा है। तो यहाँ आपकी एक तरह से सेल्फ एफिकेसी भी काम करती है, जो हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था, आई कैन डू इट। तो वहाँ आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ के वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव चीजें हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है कि कुछ अपना हमारा पर्सनल परसेप्शन है जो रियलिटी के नजदीक है बट नॉट एग्जैक्टली सेम। इसलिए हर किसी का इंट्यूशन थोड़ा सा अलग अलग हटके होता है और यहाँ हम बहुत साइंटिफिक वे से डिसीजंस नहीं लेते। जो हमें समझ आता है उस सिचुएशन में वो हम डिसीजन ले लेते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते जाते हैं हमें समझ आता जाता है कि कहाँ हमने क्या गलती करी। जैसे जैसे हमारी ट्रायल्स बढ़ती हैं लाइफ में डिसीजंस लेने की, वैसे वैसे गलतियां भी कम होती जाती हैं, क्योंकि हम हर अपनी पिछली गलती से थोड़ा सा और समझ इम्प्रूव करते हैं। दूसरी तरह के जो डिसीजंस हम लाइफ में लेते हैं उसमें बहुत क्लियर कट लॉजिक है, रीजनिंग है, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ऐसे इस तरह के जो डिसीजन मेकिंग है वो कभी कभी जैसे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर एक ग्रुप बैठ के डिस्कस कर रहा है कि क्या प्रीवियस डिसीजंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको ध्यान में रखकर हम किस तरह के डिसीजंस अपनी लाइफ में या अपने इंस्टीट्यूट के लिए ले सकते हैं। या हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को नहीं देते। यहाँ हमारा जो एक तरीका है डिसीजंस लेने का वो ऑब्जेक्टिव रहता है। डिसीजंस आपके पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी हो सकते हैं। इसलिए हर तरह इस तरह से ये सारे डिसीजंस अलग अलग होते हैं जो हम अपने
हर रोज की दिनचर्या में लेते हैं, वो भी हमारी एक तरह की डिसीजन मेकिंग है। जब हम एक तरह से स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में डिसीजंस लेते हैं, वो भी हमारे एक तरह के डिसीजन मेकिंग है। और जैसे जैसे हम सीनियर पोजीशंस पर जाते जाते हैं, वहां पर हमें उतने ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती जाती है। और आप देख सकते हैं कि जब कोई किसी इंस्टीट्यूट के जो लीडर्स हैं, या आप कहिए कि जिनके पास पावर है, वो लोगों के जो डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत बड़े ग्रुप को इम्पैक्ट करती है। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, उन पर भी काफी काम हुआ है। तो यहाँ पर कभी कभी हम इंट्यूशन ओरिएंटेड हमारे डिसीजंस होते हैं, कभी कभी हमारे रीजनिंग बेस्ड डिसीजंस होते हैं। और किसी किसी सिचुएशंस में उस प्रॉब्लम की नेचर को देखते हुए ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि हमें अपनी इंट्यूशन भी यूज करनी है और हमारे पास कुछ रीजनिंग भी है। उन सब को मिलाकर हम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए हमारी इंट्यूशन भी इंप्रूव होती रहनी चाहिए, हमारे पास एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होने चाहिए, सो दैट वी कुड टेक इफेक्टिव डिसीजंस। सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं, उस टाइम पर बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, और पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास उस प्रॉब्लम से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो हमें उस जगह पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी हमारे पास इतना सारा डेटा है कि हम उस डेटा को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तब भी हमें प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी हम उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ना समझें और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, या उस प्रॉब्लम को समझने में हमसे गलती हुए, उस टाइम पर भी डिसीजन मेकिंग को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। कभी कभी अगर बहुत सारे लोग उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी क्योंकि हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, तो हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार कुछ लोगों के बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उस टाइम पर भी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। कभी कभी हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं कि हमें तो ऐसा ही करना है, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तो भी कभी कभी हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, या किसी किसी सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है ऐसे डिसीजंस लेने में। तो ये वो सारी समस्याएं हैं जब हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जानी चाहिए। हमें कभी भी कॉन्फिडेंस तो चाहिए, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए रियलिटी को समझकर हम लोगों को उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए, बजाय कि हम हाफ हार्टेडली आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके कोई डिसीजन बनाएं। अगर बहुत सारे लोग हैं बड़े लेवल पर, अगर कोई डिसीजन हो रहा है, तो हमें कुछ जो इफेक्टिव लोग हैं, जो जिनकी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, उन लोगों से हम इस डिसीजन को लीड करवा सकते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग है, ये कोर ग्रुप है जो डिसीजन लेगा, ताकि ये बहुत सारे लोग उस सिचुएशन को में इन्वॉल्व होके उसे एक तरह से डिस्टॉर्ट ना करें। हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी का भी वहां वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, या उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस डिसीजन से, या उन लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जिनका उस डिसीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बहुत इफेक्टिव और फेयर लोगों को देनी चाहिए,
ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल के डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। उसके आगे अगला पॉइंट आता है कि हम कैसे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं जो हमारी प्रोसेस को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि अगर आपका डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उसको शॉर्टर बना सकते हैं। और जैसे हम सीढ़ियां एक एक करके चढ़ते हैं, उस डिसीजन पर भी उन प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक के बाद एक को सॉल्व करते हुए हम सिंपलर स्टेप्स लेकर इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें ये समझना है कि हम इस डिसीजन पर कैसे आएंगे, कैसे जब हमने डिसीजन मेकिंग करी है उसकी क्या क्या डेडलाइंस होनी चाहिए, कितने स्टेप्स होने चाहिए और हमें उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए, ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग पे जैसे मैंने कहा कि ये साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रिसर्च और टीचिंग एरिया है, इसलिए वहां पर बहुत सारी थीरीज हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च बेस्ड स्टेप्स हैं, जहां हम एक सिंपल से लेकर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक कुछ प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं, जो यहाँ का हमारा मुद्दा नहीं है। जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमारे जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो रोल प्ले करते हैं कि हमारे कहाँ पर्सनल बायसेस हैं, हम कितने फेयर हैं अपनी लाइफ में, ये सब मायने रखता है। और किस सोशो कल्चरल सिचुएशन से हम आए हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में मायने रखता है। अगर मैं दूसरे टॉपिक्स से इसे कोरिलेट करके देखूं तो इवन आप किस एज पर हैं, आप का क्या जेंडर है, आपकी क्या लोकेलिटी रही है, आप कैसे सोशो कल्चरल माहौल में पल कर बड़े हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कुछ हद तक हमें इम्पैक्ट करते हैं और हमारी जो परसीव्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इन फैक्टर से थोड़ा थोड़ा इम्पैक्टेड हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि रियल सिचुएशन क्या है और हम इसे कैसे परसीव कर रहे हैं और उसको ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो सोशल रूल रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं डिसीजन मेकिंग में। आप अपने जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो कुछ हद तक ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे डिसीजंस ले रहे हैं और कैसे हम पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको स्टडी के लिए किसी दूर के इंस्टीट्यूट में जो यहाँ से बेटर है वहां जाना है, तो आपका जो फैमिली के साथ कनेक्शन है वो वहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है जो शहर में बाहर स्टूडेंट रह रहा है और अपनी फैमिली के साथ उतना इंटरेक्शन या अटैचमेंट नहीं है, उसके लिए कंपैरेटिवली कम टैक्सिंग डिसीजन रहे। इसलिए जहां आप हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, वो भी काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं कि आप किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं और कैसे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। और तो एक तरह से अनसेड सोशल नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर हम डिसीजन मेकिंग को स्टेप बाय स्टेप लें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड क्लासिफाई द प्रॉब्लम। तो आपको ये समझना है ये प्रॉब्लम की नेचर क्या है, इसकी इस सिचुएशन में डेफिनेशन क्या है, क्या ये एक आम समस्या है या बहुत एक्सेप्शनल और यूनिक है, और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको किस तरह के डिसीजन लेने की जरूरत है, और उसके लिए उस प्रॉब्लम की एक तरह से डेफिनेशन होना, किस चीज के साथ आप डील कर रहे हैं ये आपको पता होना। स्पेसिफाई द आंसर टू द प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए हमें किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए।
जैसे हम जब रिसर्च करते हैं तो हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगता है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर डिसाइडिंग व्हाट इज राइट रादर देन व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन ऑर्डर टू मीट द बाउंड्री कंडीशंस। तो आपको जानना है कि क्या सही है इसमें, बजाय कि क्या यहाँ स्वीकार्य होगा, और कंप्रोमाइज करने की या उसे अडेप्ट करने की या उस डिसीजन में कुछ कंसेशन रखने की बात बाद में आएगी। सबसे पहले मोस्ट एक्यूरेट या बहुत सही क्या चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है बिल्डिंग इनटू द डिसीजन द एक्टिविटी द एक्शन टू कैरी इट आउट। इस डिसीजन में हमें क्या करना है, इसको किस तरह से एक्शन में लाना है, एंड हु हैज टू नो अबाउट इट, किन लोगों को लाना है, कौन लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, और इस प्रॉब्लम का जो हमने समाधान निकाल कर एक डिसीजन लिया है वो किस तरह से कार्यान्वित होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो डिसीजन जो लिया है उसको 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 एक्शन में लाना, उस पे काम करना, और जब आपने ये काम किया तो आपको समझ आया कि जो आपने डिसीजन लिया था वो एप्रोप्रिएट था या इनएप्रोप्रिएट था, सही था या डिसीजन गलत लिया गया। अब यहाँ पर जैसे हम पहले भी बहुत बार कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से भी बहुत बार सीखते हैं, तो कम से कम आपको ये समझ आया कि अगली बार आपका जो नेक्स्ट डिसीजन है इस एरिया में वो कैसे और इफेक्टिव होना चाहिए, और अगर वो इफेक्टिव रहा तो आपको एक समझ बनी कि आगे भी आप इसी तरह के डिसीजंस लेंगे। तो जब आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं आप माइंडफुल रहिए, आप अपनी जो प्रीवियस जितने भी डिसीजंस लिए हैं उनमें क्या समस्याएं थी, कब आप सक्सेसफुल रहे, कब आप सक्सेसफुल नहीं रहे, किस तरह के आपको डिसीजंस लेने चाहिए थे, इन सब चीजों से संबंधित आपको अपनी समझ और बनानी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी जहां आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से और बहुत समझ से आनी चाहिए। इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको सॉल्यूशंस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। Setting a time scale and deciding who is responsible for the decision। जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर स्पेशली बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो हर डिसीजन पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, कौन टीम किस तरह से काम करेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए। और वहां हम क्या करते हैं कि जो भी उस समस्या से संबंधित रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजंस ना लें। इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए इससे आपका डिसीजन और भी इम्पोर्टेंट रहेगा और भी सक्सेसफुल रहेगा और भी इफेक्टिव रहेगा। इसके बजाय कि आपको मतलब एक तरह से जो टोटल इंफॉर्मेशन है उसमें से आपको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है इस सिचुएशन में, कौन सी इररेलिवेंट है, कौन सी सिचुएशन कौन सी इंफॉर्मेशन एडिक्वेट है, कौन सी इनएडिक्वेटेड है, कौन सी इंफॉर्मेशन अप टू डेट है, कौन सी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटेड है। तो ये सारी चीजें जब आपके पास क्लियर होंगी तो आपका जो विजन है वो भी क्लियर होगा और आपका जो डिसीजन है वो भी और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कई बार क्या होता है कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो वहां पर आप उस रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उन सिचुएशंस में रिस्क फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। और हम ये समझते हैं
कि रिस्क जो हम ले रहे हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग में कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे कुछ सिचुएशंस में आप रिस्क ले सकते हो, आपको से मनी का थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस हैं और लॉस कम होएगा लेकिन फायदा ज्यादा होएगा, तो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन कहीं पर जब आप रिस्क ले रहे हो वहां पे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान है, उस सिचुएशन में आप ऐसे रिस्क नहीं लोगे। तो रिस्क का क्या अमाउंट है, उसका क्या वेट है, वो भी हमारे लिए मायने रखता है जब आप हायर लेवल के रिस्क डिसीजंस लेते हो। तो यहाँ आपको की वैल्यूज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस डिसीजन के प्रो एंड कॉन्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, क्या इसके फायदे हैं क्या इसके नुकसान है, वो बहुत मायने रखता है। और उन सब को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं और फिर डिसीजन लेने के बाद उसको एक्शन में लाना, उसको एक्चुअली उस डिसीजन के बेसिस पे आगे काम करना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू। अब इसके बाद लेते हैं अगला टॉपिक, वो है मोटिवेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोटिवेशन भी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत इसमें रिसर्च हुई है, बहुत सारी थीरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए अलग से थीरीज हैं और जनरल साइकोलॉजी में भी इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन यहाँ जो हमने लिया है सेक्शन, वो एक नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट को मोटिवेशन से संबंधित क्या समझ होनी चाहिए, उतना ही बस। क्योंकि हम जानते हैं कि आप साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं हैं और साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं होने से आपको बस उसकी एप्लीकेशंस चाहिए, आपको सिर्फ इस टॉपिक के फ्रूट्स चाहिए, बजाय कि हम इन डेप्थ थ्योरीज की बात करें। तो मेरे ख्याल से ये टर्म आपके लिए बहुत कॉमन है। हम कहते हैं कि भाई ये काम करने के लिए तो मैं बहुत मोटिवेट हूँ, ये तो मुझे काम करना ही है। तो हम डे टू डे लाइफ में भी मोटिवेशन टर्म को यूज करते रहते हैं। ये हमारी एक इंटरनल प्रोसेस है और ये जब हम मोटिवेट होते हैं जब हमें कोई जरूरत है या हमारी कोई ड्राइव है, उसको फुलफिल करने के लिए हम अपने आप में या एनवायरमेंटल सेटिंग में कुछ चेंजेस लाते हैं। So, motivation is an internal process, whether we define it as a drive or a need. Motivation is a condition inside us that desires a change, either in the self or the environment. ये motivation के लिए एक समझ है। तो मोटिवेशन जो है वो हमें एनर्जाइज करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी गोल की तरफ डायरेक्ट होने के लिए। एंड वी मूव एंड टेक एक्शन। सो जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और एक्शन लेते हैं। और वहां एक आपकी जरूरत भी होनी चाहिए, जैसे हम भूखे हैं, खाना चाहिए, हम प्यासे हैं, पानी चाहिए। तो भूखे हैं मीन्स नीड एंड ड्राइव टू गेट सम फूड, और मोटिवेटेड टू गेट सम फूड। प्यासे हैं, मोटिवेटेड टू गेट सम वाटर। तो इस तरह से हमारी एक जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी हमारा एक्शन रहे कुछ पाने के लिए। तो हमें एक एनर्जी मिलती है कि हमें ये चीज ये चाहिए, इसके लिए मैं एक्टिव हूँ, ये मुझे पसंद है करना, और हम उसके लिए एक्शन लेते हैं। कई तरह की नीड्स हैं, जैसे सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो जब साइकोलॉजिकल नीड्स की बात आती है तो 3 नीड्स हैं जो हमें डायरेक्ट करती हैं टुवर्ड्स वेलबींग। अगर हमारी खुशहाली के लिए, हमारी कुशलता के लिए ये तीनों नीड्स फुलफिल्ड होने चाहिए: ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड बिलोंगिंगनेस। मैं इस स्लाइड को एक बार वापस नेक्स्ट स्लाइड में फिर कवर करेंगे। ऑटोनॉमी मीन्स मेरी अपनी चाह, जो मैं करना चाहूं, मैं फोर्स्ड नहीं हूं। जैसे आप समझिए कि जो लोग जेल में रह रहे हैं, प्रिजन में रह रहे हैं, उनको भी खाना मिल रहा है, उनको सब कुछ
उनके लिए आप कहिए कि खाने के टाइम पर उनको खाना है, उनके लिए भी थोड़ी बहुत जो वेलबींग ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं वो भी वहाँ होती हैं। कुछ हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। उनमें और हम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारी ऑटोनॉमी है। हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जहाँ आना चाहें वहाँ आ सकते हैं। जो हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में। उन लोगों का ऐसा नहीं है। उन लोगों को वो उनको बाहर आने की आज़ादी नहीं है, उनको बाहर घूमने की आज़ादी नहीं है, जो एक इंसान को चाहिए। तो वो उनकी साइकोलॉजिकल नीड उस तरह से फुलफिल नहीं होती। दूसरा है मास्टरी। जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को आप उस पर आपकी मास्टरी है। जैसे आप जब अपना स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं पढ़ने के बाद अच्छे नंबर ला सकता हूँ। मुझे पता है कि जो प्रैक्टिकल्स मुझे कराए जा रहे हैं वो मैं कर पाऊंगा। वो आपकी एक तरह से मास्टरी हुई अपने एनवायरनमेंट में। अगर आप समझते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो प्रैक्टिकल्स करवाए जा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो आपका लैक ऑफ मास्टरी हो। तीसरा हुआ बिलोंगिंग या आपसी संबंध। आपके संबंध में आप किसी की केयर करते भी हैं और कोई आपकी केयर करने के लिए भी अवेलेबल है। तो आपका एक बिलोंगिंग रिलेशन है। ये तीनों जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जब ये फुलफिल होती हैं तो हमारी लाइफ में एक तरह से एक मीनिंग है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने लिए। और इन नीड्स को जब हम फुलफिल करते हैं तो हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटीज के साथ हम एक्टिव रहते हैं। इस स्पेशल इस एरिया को मैं एक बार वापस से भी टच करूंगी। तो जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे दो तरह के मोटिवेशन है। अगर आप लास्ट टू लास्ट क्लास समवेयर आई टॉक्ड अबाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसकी भी मैंने बात करी है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ कि आप कुछ बाहर से चाहते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड हैं। जैसे आपको एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में कोई सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके जो गोल्स, वैल्यूज और जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं वो किसी सर्टेन अचीवमेंट से कनेक्टेड हैं, जो आउटर वन है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे नंबर चाहिए, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। इसके विपरीत कभी कभी आप ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जिससे बाहर वाले को कोई फायदा नहीं दिखता। जैसे आप म्यूजिक सीख रहे हैं, ये आपका टेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट है। आप डांस करते हैं, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपको पसंद है करना। जैसे आप सिंगिंग करते हैं, जैसे आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं जो आपके कोर्स की बुक्स नहीं है। तो यहाँ आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप उन एक्टिविटीज को करते हैं। तो उस तरह के मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। कुछ हम अपने लिए करते हैं, कुछ हम इस दुनियादारी में अचीव करने के लिए करते हैं। तो दोनों अपने अपनी तरह की मोटिवेशन है और दोनों की ही अपनी अपनी समझ है। उसके बाद आता है कि अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो मोटिवेशन को कैसे समझा जा सकता है। जैसे क्या होता है कि कुछ एनवायरमेंटल और सोशल कंडीशंस हैं या हमारी पर्सनल कंडीशंस हैं जो हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे मैंने बोला कि जब हम भूखे हैं, मोटिवेट टू गेट फूड। ऐसे ही एक एज पर हमें लगता है कि हमें सोशल एफिलिएशन मिलना चाहिए, हमें पैसा कमाकर अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो वो सब जो कंडीशंस हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं। जब वो मोटिवेट कर रही हैं तो हमारी तीन चीजें हैं जो उससे मोटिवेशन से चेंजेस आते हैं। एक हमारी जरूरत, दूसरा हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक व्हाट डू वी थिंक अबाउट इट,
हमारी रीजनिंग क्या है इसके लिए, हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन क्या है इसके लिए, और हम इमोशनली कैसे कनेक्टेड हैं इससे। तो जब हमारा मोटिवेटेड स्टेटस है जो नीड, कॉग्निशन और इमोशन से भी डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट करता भी है, तो तब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कुछ करने के लिए एनर्जाइज्ड है, डायरेक्टेड हैं, और उसे जब तक वो हमें नहीं मिलती वो अचीवमेंट, हम उसे कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। और इन सब का इम्पैक्ट हमारे व्यवहार पर, हमारी किसी एक्टिविटीज से संबंधित इंगेज्ड होने पर, हमारी इवन फिजियोलॉजिकल और ब्रेन एक्टिविटीज चेंज होती हैं इससे। और हम कहते भी हैं, सेल्फ रिपोर्ट मीन्स हम एक्नॉलेज करते हैं कि भाई मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे इस चीज को पाने का मोटिवेशन है, या मुझे ये जरूरत है और इसके लिए ये मेरी डिजायर है। तो ये जो सब एक तरह से मेंटल सेटअप हुआ, बिहेवियरल इंगेजमेंट, साइकोफिजियोलॉजिकल ब्रेन एक्टिविटी एंड सेल्फ रिपोर्ट, जो हमें एनर्जाइज कर रही है और एक किसी गोल को अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूअसली डायरेक्ट कर रही है। तो इससे हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। तो हमारी परफॉर्मेंस चेंज होगी क्योंकि हम किसी एक्टिविटी को करते रहे हैं, कुछ हमें अचीवमेंट्स मिलेंगे, कुछ हम नया लर्न करेंगे, कुछ एनवायरनमेंट में हम एडजस्ट करेंगे, हमारी स्किल, टैलेंट इम्प्रूव होएंगी, और हम और ज्यादा कुशल या वेलबींग महसूस करेंगे, और बेटरमेंट, मेंटल हेल्थ, या आप कहिए कि वेलबींग मीन्स कुशलता एक तरह से हमारी बढ़ती जाएगी। इस मॉडल से संबंधित थोड़ी सी चीजें और हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसे प्रोसेस कर रहे हैं मोटिवेशन को, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक है हमें किसी चीज की जरूरत होनी चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमारी नीड, ड्राइव्स होनी चाहिए वहां पर। फिर क्या है, दूसरा क्या है कि स्टिमुलस इन विच नीड्स हैव टू बी अराउज्ड। तो उस तरह का, जैसे मैंने कहा कि भूख, खाना चाहिए, तो खाना यहाँ पर एक तरह से स्टिमुलस वर्क कर रहा है। उसके बाद है कि जब हमें खाना मिल गया तो हम सेटिस्फाई हो गए, और ये सेटिस्फेक्शन एक तरह से कि हमने अपना गोल अचीव कर लिया। जब हम किसी एक्सटर्नल अवार्ड के लिए कॉन्टिन्यूअसली मोटिवेटेड हैं और उस पे एक्शन लेते जा रहे हैं, जैसे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिले, तो जब आपको अच्छे नंबर मिल गए तो नाउ यू आर सेटिस्फाइड एंड यू हैव अकम्प्लिश्ड द गोल। तो ये 3 स्टेजेस हुए कि जहां पे आपको एक तरह से जरूरत महसूस हुई, आपने उसे रियलाइज किया, उस पे एक्शन लिया, और फाइनली आपने उसे अचीव किया और आपको ये सेटिस्फेक्शन मिली वो गोल अचीव करके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जब हम when these behaviors in turn create more positive motivational and emotional states, they reinforce the behavior through a positive feedback loop and increase the likelihood of repetitions. तो जैसे आपने पहली बार एफर्ट्स मारे, आपने उसे अचीव कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत आसान है ये करना, क्योंकि आपको पता है कि इतनी सी मेहनत मुझे करनी है और इतना सा इमोशनल स्टेट, मतलब मेरी भावात्मक और मोटिवेशनल जो इन्वॉल्वमेंट है इस एक्टिविटी के लिए इतना होना चाहिए, और आपने सीख लिया ऐसा करना। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आपको ज्यादा एफर्ट्स लगे, ज्यादा आप डरे और थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन अगले साल आप समझ गए कि इतनी सी पढ़ाई करनी है, ये एक्टिविटीज करनी है, इस तरह से आप अपने मार्क्स को कंटिन्यूअसली मेंटेन रख सकते हो। तो जब हम पहली बार एफर्ट्स करते हैं हम ज्यादा एंग्सियस और टेंस्ड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी उस एक्टिविटी के लिए एक तरह से हमारे पॉजिटिव फीडबैक लूप तैयार हो जाते हैं, और हमें आसानी से पता है कि ये कैसे ये सब किया जाएगा और कैसे ये सब होगा। इसके ऑपोजिट कई बार हम जो
प्रोक्रेस्टिनेशन या अवॉइडेंस है, उसको भी समझते हैं कि क्यों हम टाल मटोल करते रहते हैं, क्यों हम कई बार हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर भी अनमोटिवेटेड रहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसको यहाँ पर हम टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये दो टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कि इंट्रिंसिक जब आपके अपने पर्सनल रिवार्ड्स हैं, ये एनवायरनमेंट से नहीं है। जैसे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप अपने लिए मोटिवेटेड हो, आपको कुछ जानना है, तो आपको लोगों को नहीं दिखाना है, या आपको कोई कहें कि आपको कोई तमगा नहीं मिलना है इससे, लेकिन आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना। जैसे आप कोई भी अपनी हॉबी डेवलप कर रहे हो और उस पर लगातार काम करते जा रहे हो, तो ये हॉबी आपकी अपने लिए है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए है। आपको इससे, फिर मैं वही से कहूंगी कि आपको इससे कोई एक्सटर्नल तमगा नहीं चाहिए। उसके अलावा जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए करते हैं, कि हमें अच्छे नंबर चाहिए इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अटेंडेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए इसलिए हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम इसलिए जॉब कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, इसलिए हम कॉन्टिन्यूटी में अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें कुछ रिकॉग्निशन चाहिए। और यहाँ पर वो रिकॉग्निशन एक्सटर्नल फैक्टर से है, इसलिए वहां आप कुछ हद तक डिपेंडेंट हो कि आपको वो रिवार्ड मिले और ना मिले। तो यहाँ जो दो मॉड्यूल हैं, एक है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए करते जा रहे हैं, एक आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी मार्क्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। तो वहां आप थोड़ा सा आप अपनी हैप्पीनेस को स्टेक पर लाते हो, क्योंकि जैसा आपने चाहा था वो एक्टिविटी करने से वैसा आपको मिले या ना मिले। लेकिन जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वहां आप श्योरली बेनिफिटेड होगे। तो यहाँ एक जो पॉइंट अपने इसमें आता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। जब हम कर्म कर रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के इस पे चल रहे हैं, जब ना इच्छा रखें तो हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को वो वेटेज नहीं दे रहे, जो यहाँ पर एक तरह से हम रिवार्ड के लिए ही सिर्फ वर्क कर रहे हैं। ये एक तरह से नेगोशिएशन है आपका आपके एनवायरनमेंट के साथ। जैसे फ्रैंकल, जिन्होंने बुक लिखी है मीनिंग ऑफ लाइफ पर, बहुत अच्छी बुक है इनकी। यहाँ एक्चुअली इनकी जो स्टेटमेंट है, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्फ। जब आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते, खुद को बदलो, ताकि आपको कम से कम टेंशन और एंग्जाइटी आए लाइफ में। तो वहां आपका हर स्टेप पर बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ नेगोशिएशन रहेगा। उस नेगोशिएशन में आपका एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतनी ना बढ़ जाए कि आपकी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में चली जाए। काम करिए, फल की बहुत ज्यादा इच्छा ना रखिए। इस टॉपिक में एक और बहुत, मतलब एक तरह से कहो, टेक होम मैसेज है इस टॉपिक में। तो इसलिए मुझे लगा कि ये समझ बनाए बगैर तो ये टॉपिक अधूरा है। ये आपके बहुत काम का मॉडल है। इस मॉडल में हम, जो हमारा मोटिवेशन है या हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन हम कहेंगे, वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है जब आप बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं हो, ओके, आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है काम करने की। एक है जस्ट राइट, आपका वी कॉल इट यू स्ट्रेस्ड, USTRESSET, यू स्ट्रेस, जो आपकी एक तरह से जितनी स्ट्रेस चाहिए उतनी स्ट्रेस आप में है। एक है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, ओवर स्ट्रेस्ड। तो इन तीनों तरह के मोटिवेशन में, अंडर मोटिवेटेड मोटिवेशन, जस्ट राइट मोटिवेशन, एंड ओवर मोटिवेटेड, वेरी वेरी हाईली मोटिवेटेड, 3 स्टेट हैं आपके पास। जब आप बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं होते और स्ट्रेस्ड नहीं होते, उस टाइम क्या होता है कि आप, क्योंकि कुछ करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो, तो बोर आउट,
आप बिल्कुल उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फीलिंग बोर्ड, अनमोटिवेटेड, रिलैक्स्ड, इनएक्टिव, लिस्टलेस एक्सेट्रा। दूसरा जो है जस्ट राइट, गुड जॉन, जहां पर आप बेस्ट काम कर पा रहे हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, आप फोकस्ड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप इंगेज्ड हैं पूरी तरह से, जो एंगेजमेंट लेवल होना चाहिए। और यहाँ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेटेड हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू यू नो एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस और एक्सट्रीम लेवल ऑफ मोटिवेशन, वी मे चॉक अंडर प्रेशर। हम चौक हो जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी रियलाइज किया हो कि आपने बहुत लगातार पूरी रात पढ़ाई करी और आप एग्जाम में गए, कुछ चीजें जो आपने पढ़ी थी वो माइंड से स्लिप हो गई, आपको याद नहीं आ रही, और जैसे ही आप एग्जाम से बाहर आते हैं और आप बोलते ओ माय गॉड, इसका तो ये आंसर था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर आप ओवर स्ट्रेस्ड थे, ओवर मोटिवेटेड थे टू रिकॉल, और आप रिकॉल नहीं कर पाए। ठीक ऐसे ही कई बार, जैसे अगर आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते कंपटीशन के दौरान जो अपनी फील्ड में वो परफॉर्मेंस देते रहे हैं। वो फील्ड में परफॉर्मेंस उन्होंने दी क्योंकि वहां पर उनका जस्ट राइट मोटिवेशन लेवल था। यहाँ दे चॉक्ड अंडर प्रेशर और अपनी ही परफॉर्मेंस को वो रिपीट नहीं कर पाए यहाँ। इसलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि जो वर्क करना है उसे टाइमली करो एंड डोंट गो अंडर ओवर स्ट्रेस्ड मोड और ओवर ओवर मोटिवेटेड मोड। उसके कारण बर्न आउट होगा। जैसे आप पैनिक हो सकते हैं, ब्रेक डाउन, एग्जॉस्टेड, एंक्सियस, और यहाँ आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली डिटेरियोरेट हो जाती है। तो ये समझ होना बहुत जरूरी है कि आपको मोटिवेट रहना है, आपको स्ट्रेस रहना है, लेकिन वो स्ट्रेस आपकी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को हैम्पर ना कर पाए। एंड टाइमली वर्क करके, टाइमली स्टडी करके आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग एग्जाम फीलिंग स्ट्रेस्ड। जैसा मैंने कहा था कि हमारी एक जो थियरी है, that's self determination theory, human beings have 3 basic needs according to this theory, और ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। कॉम्पिटेंस, जैसा मैंने बताया, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। कॉम्पिटेंस मीन्स जिस एनवायरनमेंट में भी आप हैं, उस एनवायरनमेंट में आप महसूस करते हैं कि मेरी मास्टरी है या मैं अपनी चीजों को कंट्रोल कर पा रहा हूं। ये आपकी एक नीड है जो फुलफिल होनी चाहिए। पीपल नीड टू गेन मास्टरी एंड कंट्रोल ऑफ देयर ऑन लाइफ्स एंड देयर एनवायरनमेंट। दैट्स इसेंशियल टू वेलनेस और वेलबींग। तो जहां भी, जिस भी माहौल में आप हो, वहां आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस रहे कि मैं अपने एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको पता है कि स्टडी करने के बाद मैं अपने जो मार्क्स मुझे चाहिए मैं ला सकता हूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कर सकता हूँ, कहीं पर भी ऐसे फील नहीं हो रहा कि आई कांट डू इट। सेल्फ एफिकेसी है आप में। तो ये कॉम्पिटेंस आपकी वेलबींग के लिए एक नीड है जो आपकी फुलफिल्ड होनी चाहिए। सेकंड है ऑटोनॉमी। मीन्स आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में, आपका बिहेवियर एंड गोल्स आपके कंट्रोल में। यू नो यू हैव नंबर ऑफ चॉइसेस, और जो चॉइस आपको चाहिए उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये ऑटोनॉमी जो है वो भी एक जरूरत है जो आपकी वेलबींग को कंट्रीब्यूट करती है। थर्ड है रिलेटेडनेस। पीपल नीड टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन विद अदर पीपल। तो आपको ये फील होना चाहिए कि मेरी कोई केयर करने के लिए, मैं किसी की केयर करने के लिए हूँ। आपसी संबंध हैप्पीनेस के लिए भी पॉजिटिव रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काउंट हुआ है।
तो वो भी आपकी, तो ये आपकी 3 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जिनको बार बार हमारी जो कुशलता है, वेलबींग है, उसके साथ कोरिलेट करके देखा जाता रहा है। इस मॉडल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हमने कई बार इसकी बात करी है पिछली मेरे ख्याल से दोनों क्लासेस में भी। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मोटिवेशन है वो हर लेवल पर अलग अलग रहता है, हमारी कौन सी नीड्स कितने हद तक फुलफिल हो गई हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नीड फुलफिल होनी चाहिए वो है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान, पीएस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड है हमारी फुलफिल होनी चाहिए। फिर हमारी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, ये 3 हमारी बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद हम सोचते हैं अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। जब कुछ हद तक हमारी ये सारी नीड्स फुलफिल होती हैं तब हम फुल पोटेंशियलिटी टू अचीव समथिंग, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो जब हमारी कुछ हद तक ये सारी नीड्स, पहले वाली नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तब हम फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, या आप कहिए कि जो काम भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो मोस्ट क्रिएटिव और अपना 100% देना। मैस्लो की एक स्टेटमेंट है जहां ये बोलते हैं कि अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं लाइफ में तो आप खुश नहीं रह सकते। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, मतलब अपना जो भी आपकी डायरेक्शन है, जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, उन गोल्स के लिए अपना फुल पोटेंशियल देना, 100% आपको देना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंट होता है इन मोटिवेशनल थियरीज। तो गोल्स भी हमारे दोनों तरह के होते हैं, बाहर की लाइफ के लिए भी, जैसे आप कोई डिग्री अचीव करना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, और ये इंट्रिंसिक गोल्स भी हैं कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, और ज्यादा स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, आप अपने अंदर कुछ और एडिशनल ग्रो करना चाहते हैं। तो हमारे जो गोल्स हैं वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों तरह के हैं। हाँ, उसके बाद मैं वापस से नीड्स की बात कर रही हूँ क्योंकि इसके बगैर मोटिवेशन का जो चैप्टर है वो अधूरा है। तो यहाँ आपकी समझ के लिए एक स्लाइड डाली गई है जिसमें आप और डिटेल में समझ पाएंगे कि जब हम सेफ्टी नीड्स कह रहे हैं, सोशल नीड्स कह रहे हैं, स्टीम नीड्स कह रहे हैं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कह रहे हैं, तो इससे हमारा क्या मतलब है। जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का जो मीनिंग हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हो वो एक्सीलेंट लेवल पर कर रहे हो। वो हो सकता है सोशल सर्विस करना, वो हो सकता है कि आपकी जो जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो बेस्ट सर्विसेज देना, ये हो सकता है कि आपकी इनर जर्नी है, आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, उस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, वो आपका एक तरह से बेस्ट और सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लेवल होना ये सब मायने रखता है। तो यहाँ से आप इन 5 जो आपकी नीड्स हैं उनकी कुछ और समझ बन सकती है। अब ये चैप्टर भी खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं आपको कहूंगी कि यहाँ जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी समझ बनना कि आप अपनी लाइफ में और इफेक्टिव डिसीजंस कैसे बना सकते हैं, या जब आप मोटिवेशन को पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन वाले चैप्टर से आपकी क्या समझ बनी और उस समझ को आप अपनी लाइफ में कैसे और अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं, ये इन दोनों चैप्टर्स का यहाँ पर आपके लिए मीनिंग बनता है। बेशक ये साइकोलॉजी के चैप्टर्स हैं और यहाँ वहाँ उनको पढ़ाने का जो एक तरीका है वो बहुत अलग रहता है। वहाँ हम बहुत सारी थियरीज और मॉडल्स और मॉड्यूल्स और रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करते हैं, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है इन टॉपिक्स को समझना या पिछले वाले टॉपिक्स को समझना वो ये है कि यहाँ से आप टेक होम मैसेजेस क्या ले पाए और कैसे आप इन जो
ये जो मैसेजेस हैं उनको अपनी लाइफ में आत्मसात कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक।